हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक पीवाईक्यू सीरीज़ में इसका ऑलरेडी एक पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें 2023 से लेकर के 18 तक के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पार्ट 1 की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। चलिए फिर इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो फर्स्ट में क्या बोला है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। इनकी अगर मैं इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो म्यू रोलिंग सबसे कम होता है, देन म्यू स्लाइडिंग भी बोल सकते हो, इसे काइनेटिक भी बोल सकते हो, देन म्यू स्टैटिक। क्लियर है। तो अगर मैं रोलिंग और स्टैटिक में इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रोलिंग का जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है। किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। और ये कम होता है किससे? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग से। ठीक है, फिलहाल हमको जो कंपैरिजन करवाई है वो रोलिंग में और काइनेटिक में कंपैरिजन करवाई है, तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अपन को इनकरेक्ट फाइंड करना है। आगे बोला है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एफ एल, वो कितनी होती है, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। इसने क्या बोला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, काइंड कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशन ऑफ द लेंथ। देखो, कोफिशिएंट कोई सा भी है हमारे पास, चाहे स्लाइडिंग है, चाहे स्टैटिक है, चाहे रोलिंग है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं। और ये कह रहा है इसकी यूनिट मीटर होती है, लेंथ के बराबर होती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आगे बोला है फ्रिक्शन फोर्सेज अपोज द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। हाँ, फ्रिक्शन की टेंडेंसी हमेशा होती है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है दो सरफेस एक दूसरे के साथ साथ रहें, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है, तो रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसने हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन ब्लेज ए बी सी ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर। ये हमको एक बेज दे रखा है ए बी सी, जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। द वेज साथ में ये स्मूथ भी है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। द वेज इज गिवन एन एक्सलेशन ए टुवार्ड्स द राइट। द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वेज। क्या बोला है कि ये जो हमारे पास ब्लॉक है स्मॉल एम का, जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू वेज ही बात कर लूँ तो क्या कहूँगा, अब मैं वेज पे ही बैठ के अगर मैं वेज को देखने लगूँ तो वेज तो स्टैटिक हो गया। और इस पर जो ब्लॉक है इसके बारे में बोला है कि ये जो ब्लॉक है वो वेज पे बैठ के रेस्पेक्ट में क्या नज़र आ रहा है, स्टेशनरी है। मतलब विद रेस्पेक्ट टू वेज ये जो स्मॉल एम वो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज एट रेस्ट। और ऑलवेज एट रेस्ट होना मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना। किसी एक मोमेंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन जीरो होने की गारंटी नहीं थी, बट अगर हमेशा ही वेलोसिटी अगर जीरो है मतलब कांस्टेंट है हमेशा, तो ऐसे में एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो वेज के रेस्पेक्ट में मैं क्या कहूँगा, स्मॉल एम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस पर फोर्स बैलेंस कराएंगे हम। क्लियर। साथ में अगर मैं कहूँ तो यहाँ अपन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं जो कि खुद ए से आगे जा रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट में एम ए। क्लियर। एम जी के कंपोनेंट अगर मैं शो करूँ तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। क्लियर है। एक बार मैं एम ए के भी अगर कंपोनेंट ले लूँ, ये थीटा है, तो एम ए का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा। अब वेज के रेस्पेक्ट में पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स बैलेंस कराते हैं तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। साथ में इक्विलिब्रियम के लिए एम जी साइन थीटा ने बैलेंस किया होगा एम ए कॉस थीटा को, तो यहाँ से एम कैंसिल, ए की वैल्यू साफ साफ नज़र आ रही है जी टेन थीटा। तो जब इस बेज का एक्सेलेरेशन जी टेन थीटा होगा तो स्मॉल एम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है। अब अगर जी टेन थीटा से ज़्यादा ले लिए तो क्या होगा, तो सूडो का ये वाला कंपोनेंट डोमिनेटिंग हो जाएगा।
G10 थीटा से ज़्यादा एक्सेलरेशन लेने पे सूडो का ये कंपोनेंट डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो अब ये ब्लॉक ऊपर स्लिप करने लगेगा। अगर ये G10 थीटा से कम हुआ तो ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा तो अब ये नीचे स्लाइड करने लग जाएगा। एग्जैक्टली G10 थीटा पे ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पैग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, और उससे एक पॉइंट को तो अपन ने क्या किया, और साथ में एक और आगे भी पढ़ लेते हैं सवाल। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर कितना होगा? टी जो है वो टेंशन को डिनोट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहाँ एक कील लगी हुई है और इसमें L लेंथ में एक m मास का पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है? अब अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं तो इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस रहे होंगे। तो वर्टिकल में ऊपर जो एन लग रहा है, नीचे वो mg को क्या कर रहा होगा? बैलेंस, जिसका सर्कल में घुमाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो केवल यहाँ टुवार्ड द सेंटर जो है वो टेंशन लग रहा होगा और कोई फोर्स नहीं है, तो यही टेंशन क्या दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो गया? टेंशन, और इसकी वैल्यू ही कितनी हो जाएगी? mv²/L हो जाएगी। क्लियर है? तो आपसे बोला क्या है कि आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा, तो टेंशन होगा। टेंशन भी बोल सकते हो या बोल सकते हो mv²/L। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री, ठीक है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ इट्स स्पीड as shown in the figure, the value of impulse imparted by the wall on the ball will be। देखो इम्पल्स क्या होता है हमारे पास? इम्पल्स होता है इम्पल्सिव फोर्स की वजह से आया चेंज में मोमेंटम। क्लियर? इन शॉर्ट, चेंज इन मोमेंटम अपन को फाइंड करना है, भैया हमारे पास इम्पल्स हो जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं देखते हैं जरा। तो ये जो वेलोसिटी है शुरुआत में हमारे पास, ये अगर मैं इसको इस डायरेक्शन को आई कैप बुला दूँ और इसको अगर मैं जी कैप बुला दूँ, तो वेलोसिटी पहले यहाँ से 30 डिग्री पर थी, तो इसका x कंपोनेंट था v cos 30 और y कंपोनेंट नीचे हो गया v sin 30। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इधर गई है v से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 60 हो गया, तो v का ये कंपोनेंट आएगा v cos 60 और इधर आ जाएगा v sin 60। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v cos 30 आई कैप और माइनस mv sin 30 माइनस जे कैप। ये इनिशियल मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो x में अपोजिट हो गया, तो माइनस mv, सॉरी ये 60 था यहाँ, बाद में कितना हो गया? माइनस mv cos 60 आई कैप और माइनस mv sin 60 जे कैप। अब इम्पल्स होता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, तो अब फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए बस। तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अगर मैं करूं तो जे में से जो तो एग्जैक्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? फाइनली आई में से आई को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस का 2mv cos 60 आई कैप। इतना जो है हमारे पास बॉल पे इम्पल्स लगा है, जिसकी वैल्यू हो गई माइनस 2mv cos 60 होता है 1/2। तो mv आई कैप माइनस में इतना इम्पल्स लगा, जिसका मैग्नीट्यूड अगर बोला जाए तो केवल कितना हो जाएगा? mv। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, the road is banked at angle theta, the coefficient of friction between the tire of the car and the road is mu h, the maximum safe speed कितनी होगी हमारे पास? वैसे तो देखो सीधा सीधा सा रिजल्ट है इसका कि अगर हमारे पास एक बैंक्ड रोड है, थीटा एंगल पे रफ है, ठीक है, ये एक व्हीकल है हमारे पास जिसको इस पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, टर्निंग करनी है, तो इसकी जो स्पीड आती है, स्पीड लिमिट सेफ टर्निंग के लिए
वो आती है हमारे पास अंडर रूट आर जी म्यू एस टेन थीटा अपॉन 1 म्यू एस टेन थीटा अंडर रूट आर जी म्यू एस टेन थीटा अपॉन में 1 म्यू एस टेन थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मतलब उसे अगर एक सेफ स्पीड पर टर्निंग करनी है तो उसकी जो वेलोसिटी व्हीकल की इतने से लेकर इतनी रेंज में होनी चाहिए, तो मैक्सिमम इतनी हो सकती है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट आर जी करके केवल यही ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके अगर डेरिवेशन पे अगर बन जाए कि मैक्सिमम स्पीड जो है हमारे पास वो कैसे आई है, उसके रिगार्डिंग जरा डेरिवेशन देखते हैं एक बार। तो देखना बेटा कि ये हमारे पास एक बैंक रोड है और ये व्हीकल है एम मास का। मैं विद रेस्पेक्ट टू व्हीकल ही बात कर लेता हूँ, तो तुरंत मेरे को इसके सर्कल के हिसाब से रेडियली आउटवर्ड अगर वी स्पीड से टर्न ले रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा एम वी स्क्वायर वाई आर। ठीक है, जिसका एक कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर की तरफ, ये थीटा है, एम वी स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा। एक आ जाएगा इधर एम वी स्क्वायर वाई आर साइन थीटा। साथ में एम जी के कंपोनेंट भी लिख लेते हैं। एम जी का इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, और ऊपर आएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर वाई आर साइन थीटा को। ठीक है, अब अगर ये स्मूथ होता तो स्मूथ होने के लिए क्या कंडीशन निकल के आती है हमारे पास। ठीक है, अगर ये मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे में सेफ टर्निंग के लिए एम बी स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा को एग्जैक्टली एम जी साइन थीटा के बराबर होना पड़ेगा, ताकि इक्विलिब्रियम में रहते हुए बिना स्लिप करे हमारे पास क्या हो जाए, बिना स्लिप करे ये इजीली टर्न ले जाए। क्लियर है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एम बी स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखता मैं, एम जी साइन थीटा के बराबर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, है ना, तो एम बी स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा की वैल्यू रखते एम जी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से एम कैंसिल, वी की वैल्यू आ जाती अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये यहाँ से एक पर्टिकुलर अपन को एक क्रिटिकल वेलोसिटी मिलती। क्लियर? तो अगर ये वेलोसिटी है रूट आर जी टेन थीटा तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेफ टर्निंग ऐसे ही हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर मेरे पास फ्रिक्शन है तो मैं ऐसे में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की बजाय एक सेफ रेंज निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी को तुम रूट आर जी टेन थीटा से भी ज़्यादा लोगे, इस क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज़्यादा है हमारे पास, तो मेरे को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी को रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा किया तो ऐसे में ये वाला कंपोनेंट सूडो फोर्स का जो है हमारे पास ये बढ़ जाएगा, ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो इस पूरे बॉडी की, इस व्हीकल की ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी को रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा लोगे तो इस व्हीकल के ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, तो उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए डाउनवर्ड में स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो इसकी स्लिपिंग को रोकेगा। क्लियर है? अब अगर तुम वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ाओगे ऊपर की तरफ, वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बट फ्रिक्शन अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग तक ही बढ़ सकता है। तो जब हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग हो जाएगी, उस टाइम हमको मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी मिलेगी वी मैक्स। अगर तुमने उससे भी ज़्यादा से बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा। अब ये व्हीकल जो है बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा और इस रोड से बाहर की तरफ सर्कल के आउटवर्ड डायरेक्शन में फिसल के गिर जाएगा। क्लियर? हमसे पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो साफ साफ पता लग रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी तब मिलेगी जब फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ लिमिटिंग हो जाएगा हमारे पास। तो अपन कराते हैं ज़रा काम। तो फॉर सेफ टर्निंग, बिना स्किड हुए सेफ टर्निंग के लिए अगर मैं बात करूं, तो ऊपर लग रहा है वेलोसिटी की वजह, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से एम बी स्क्वायर वाई आर कॉस थीटा, नीचे लग रहा है एम जी साइन, सारे कैपिटल एम है ना, एम जी साइन थीटा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन,
और अगर मैं v को v मैक्स कराना चाहता हूँ तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिमिटिंग लेनी पड़ेगी। बस अब काम खत्म, कैलकुलेशन करनी है फिर तो m v मैक्स का स्क्वायर cos थीटा बाई r बैलेंस कर रहा होगा एम जी साइन थीटा प्लस लिमिटिंग कितना होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ से पुट कर देते हैं, ये हमने जो नॉर्मल निकाल रखा था, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम बी स्क्वायर बाई आर, वी यहाँ पर जो आएगा वी मैक्स होएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब मैं एम बी स्क्वायर बाई आर वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर आ गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, एम से एम कैंसिल, इस आर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं, पूरे इक्वेशन को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया वी एम स्क्वायर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा बराबर आर जी, कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस म्यू एस। ठीक है, तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस, इधर से डिवाइड में जाएगा तो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और उसका क्या बन रहा है, होल रूट। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा इस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be. सवाल ने क्या कहा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और शुरुआत में इसका थीटा बढ़ाते गए, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई तो इसने जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर दी, तो यही एंगल ऑफ रिपोज हो गया। और एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है हमारे पास, म्यू एस की वैल्यू होती है टेन थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज अपन को दे रखा है कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ गई 1/√3, दैट इज, इसको अगर मैं लगभग लिखूँ √3 से मल्टीपल कर देते तो √3/3, तो ये बन जाएगा 1.732/3, तो आएगा 0.57 के अराउंड, मतलब सिंगल डिजिट में राउंड ऑफ करें तो 0.6। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो क्या है हमारे पास यहाँ 0.6 है। क्लियर। अब उसके बाद 30 पर ये स्लाइड करने लग गया और स्लाइडिंग ही होने लग गया, तो अब स्टैटिक ना लग के क्या लग रहा होगा, काइनेटिक। तब काइनेटिक एक्टिवेट हो गया। तो सवाल ने क्या कहा है कि 4 सेकंड में 4 मीटर स्लिप कर गया। तो पहले तो ये देखते हैं नीचे इसका एक्सेशन कितना आएगा। इधर आएगा हमारे पास इसका एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, जिसको रोकने के लिए ऊपर काइनेटिक आएगा, जो कि ऑब्वियसली इनसफिशिएंट होगा, क्योंकि जब लिमिटिंग ही नहीं रोक पाया तो काइनेटिक कहाँ से रोक पाएगा। तो ये लग रहा होगा पीछे की तरफ म्यू के इंटू नॉर्मल म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो इसका नेट एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, इसको मास से डिवाइड कीजिए तो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा कितने से, जी साइन थीटा की जगह 30 रख देता हूँ, माइनस म्यू के जी कॉस 30, इतने से स्लाइड करेगा। अब सवाल ने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 4 सेकंड्स में 4 मीटर स्लाइड कर गया, एक कॉन्स्टेंट है पूरा का पूरा, तो सीधा सेकंड इक्वेशन मोशन लगा देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह आ जाएगा जी साइन 30 माइनस म्यू के जी कॉस 30 इंटू टाइम दे रखा है हमको 4 सेकेंड। सॉल्व करते हैं फर्दर इसे, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, साथ में यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस 4 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू आ गया जी कॉमन 1 माइनस म्यू के इंटू √3। ठीक है, एक बार अगर मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, हाफ ए टाइम इज, ठीक है, ओके देन, हाँ भाई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1 बराबर 1 माइनस म्यू के इंटू √3, तो म्यू के इंटू √3 की वैल्यू आ गई 0.9, तो म्यू के की वैल्यू आ रही है 0.9 अपॉन में √3। अब 1/√3 हमारे पास ऑलरेडी 0.6 आ रखा है,
तो 0.9 इंटू 0.6 ये कितना आ रहा है, लगभग 0.54। तो इसको 1 डिजिट में अगर राउंड ऑफ करें तो 0.5। तो म्यू एस की वैल्यू 0.6 होगी और म्यू के की वैल्यू 0.5 होगी। अब इसने क्या बोल रखा है, म्यू एस एंड म्यू के, तो म्यू एस पहले आएगा, 0.6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और म्यू के 0.5, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ज़रा। 2 stones of mass m and 2m are whirled in horizontal circles. The heavier one is radius r/2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of the lighter stone is n times that the value of the heavier stone. They experience same centripetal force. The value of n पूछिए क्या होगा। देखो दो पार्टिकल है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है 2m, और हैवियर वाले की रेडियस जो है वो r/2 है, इसकी रेडियस r है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स द हैवियर। इसकी स्पीड अगर मैं v मानूँ तो इसकी nv है। और बोला दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, n पूछा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r स्पीड की फॉर्म में। और दोनों के लिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेम है तो लगाते रिलेशन, पहले के लिए सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा m, उसकी स्पीड कितनी है nv का स्क्वायर बाई इसकी रेडियस r। दूसरे के लिए सेंट्रीपिटल मास हो जाएगा 2m, स्पीड v और रेडियस इज r/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो mv²/r दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया n² और इधर बच गया 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 3 ब्लॉक्स A, B एंड C ऑफ मास 4, 2 एंड 1 kg। ठीक है, A का मास 4 kg है, B का मास 2 kg और C का मास 1 kg है। आर इन कॉन्टैक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, सारी सरफेस स्मूथ हैं ये। इफ़ अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B कितना होगा हमारे पास। अब बोला है कि यहाँ से अगर 14 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है तो A और B के बीच में नॉर्मल कितना होगा। तो देखो अगर 14 न्यूटन अगर इसको धकेलेगा तो 14 न्यूटन A पे लग रहा है, कोई फ्रिक्शन है नहीं जो रोक ले इसे। 14 न्यूटन A को धकेलेगा, A B को धकेलेगा, B C को धकेलेगा, तो पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा आगे की तरफ। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ आगे चलेगा सेम एक्सीलरेशन से। और जब ये एक साथ ही चल रहे हैं तो मैं इनको अलग अलग मानने की बजाय एक ही बॉडी मान सकता हूँ जिसका कंबाइंड मास जो है वो 7 kg है। तो अब एक ही फोर्स हो गया पूरे पे, क्योंकि बाकी सारे नॉर्मल जो होंगे वो तो इंटरनल फोर्स बन के कैंसिल हो जाएंगे। तो पूरे के पूरे 7 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल फोर्स अपन मास से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होगा। अब इंटरनल फोर्स नॉर्मल निकालने के लिए अपन किसी इंडिविजुअल OBD पे बात कर लेते हैं। तो ए के लिए अगर मैं बात करूँ तो ए का मास था 4 kg, जिस पे इधर से फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन। ए और बी में अगर मैं देखें, ठीक है, हमको ए और बी में नॉर्मल पूछा है, तो ए वाला बी को दबाएगा आगे, बी वाला ए को दबाएगा पीछे। तो ए पे नॉर्मल लग रहा होगा इधर और इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ। क्लियर, तो इसके FBD से हम एन निकाल सकते हैं। अब एक्सीलरेशन आगे है तो आगे वाले फोर्सेस को ज़्यादा मानते हुए मैं कहूँगा कि 14 न्यूटन प्लस में रहा होगा, नॉर्मल माइनस में इतना नेट फोर्स है, और नेट फोर्स कितना होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन। मतलब ए और बी के बीच में 6 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए 24। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of the table. From its other end another block B of mass m2 is suspended. क्या बोला है सवाल ने कि ये एक टेबल है, यहाँ एक पुली फिक्स है और इससे एक m1 मास जो है वो लटका हुआ है जो कि शुरुआत में रेस्ट पे है, और इधर लटका दिया अपन ने m2। देन आगे क्या कहा है, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के गिवन है हमको। देन व्हेन द ब्लॉक ए स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताइए कितना होगा। कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो m2 नीचे आएगा तो ये आगे जाएगा, तो इस रस्सी में टेंशन पूछा हुआ कितना आएगा। क्लियर, अब जो ये स्लाइड ही कर रहा है तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि इस पे लग रहा होगा नीचे m2g, तो ये नीचे आएगा ए एक्सीलरेशन से, ये आगे जाएगा ए एक्सीलरेशन से, तो इस पर टेंशन आगे लग रहा होगा और इसको रोकने के लिए इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा ब्लॉक के मोशन के अपोजिट में।
ठीक है। स्लिपिंग हो रही है तो पक्का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू यहाँ वाला नॉर्मल, और यहाँ नॉर्मल इसके ऊपर के वेट के बराबर हो जाएगा, दैट इज m1g। क्लियर। अपन से टेंशन पूछा है तो अपन इंडिविजुअल बॉडी के एफबीडी पे फोकस कर लेते हैं। पहले m2 वाले पे देखो, तो m2 को चलाने वाला कितना है हमारे पास m2g, रोकने वाला है t, और a जो है हमारे पास नेट एक्सीलरेशन आ गया। तो जिधर नेट एक्सीलरेशन होता है उधर ही नेट फोर्स होता है, तो उस डायरेक्शन में फोर्स इसको अपन प्लस मान लेते हैं। तो 4m2 अगर मैं लिखूं तो प्लस का m2g माइनस टेंशन, इतना नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। यहीं अगर मैं 4m1 की अगर बात करूं तो m1 का एक्सेलेरेशन आगे है, ठीक है, t की डायरेक्शन में, तो t नेट ज़्यादा रहा होगा, तो t प्लस में, काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस में, इतना नेट फोर्स होगा, ये हो जाएगा मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। अब हमसे पूछा है टेंशन, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनमें से ए को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ए को एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा m2g माइनस टेंशन अपॉन में टेंशन माइनस म्यू के m1g बराबर m2 अपॉन m1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहाँ से m1 m2g माइनस m1 इंटू टेंशन बराबर m2 इंटू टेंशन माइनस म्यू के m1 m2g। ठीक है, टेंशन को एक तरफ लेके आते हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू टेंशन, बाकी को लेफ्ट साइड में, तो m1 m2g, यहाँ 1 बच जाएगा, ये इधर जाएगा तो केवल म्यू के आ जाएगा इधर। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। अब देखते हैं जरा ऐसा ऑप्शन कहाँ है। तो यहाँ पे पहले में m1 m2 बट 1 माइनस है, यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन ही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ अगर तुम देखो तो m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपन m1 प्लस m2 फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स 3 मासेज m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p। ठीक है, ये हमारे पास एक पुली है, उस पर m1 m2 m3 3 मास कनेक्टेड है, m2 m3 टेबल पे है और m1 सस्पेंडेड है। m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये जो हमारे पास टेबल है वो रफ है और इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। अब स्टैटिक और काइनेटिक नहीं बोला है, मतलब दोनों को सेम मान के अपन को डील करनी है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड द नेग्लिजिबल मास, पुली का खुद का कोई मास नहीं है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द m1 बताना है, इसका एक्सेलरेशन बताना कितना होगा, सारे मास सेम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी m, ये दोनों भी m। ठीक है, और सब बोल ही दिया है कि उसने एक्सेलरेशन फाइंड करना, चारों पार्टिकल चारों ऑप्शंस में देख के एक्सेलरेशन की नॉन जीरो वैल्यू भी मिल रही है। मतलब ये अगर ए से नीचे जाएगा तो ये दोनों ए से आगे जा रहे होंगे। क्लियर, तो स्लाइडिंग तो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा एम जी जिसको खींचना चाहेगा, तो इसकी वजह से टेंशन आएगा, इधर ये टेंशन हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ रोकने के लिए पीछे आएगा इसका काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इंटू यहाँ वाला नॉर्मल, यहाँ लग रहा होगा इधर हमारे पास म्यू इंटू यहाँ वाला नॉर्मल। क्लियर, तो ये हमारे पास सिनेरियो रहा होगा। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो या तो आप क्या करो कि यहाँ T1 T2 अलग अलग मान के पूरे सिस्टम के अलग अलग एबीडी, अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग एबीडी बनाइए, फिर सॉल्व कीजिए। वरना काफ़ी फास्ट भी किया जा सकता है पूरे सिस्टम को, कि देखो mg नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है और म्यू mg और हमारे पास ये म्यू mg दोनों इसको रोकना चाह रहे हैं। तो नेट ड्राइविंग फोर्स जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ना कि ऊपर की तरफ। नेट ड्राइविंग फोर्स वो नीचे की तरफ आएगा हमारे पास, और कितना आ जाएगा, -2 म्यू mg। इतना नेट ड्राइविंग फोर्स है जो नीचे की तरफ चलाना चाह रहा है, और पूरे सिस्टम का मास है 3m। तो इतने एक्सेलरेशन से ये सिस्टम नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा कितना। ठीक है, अब ये सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, इसलिए अपन ऐसा मान सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, g इंटू 1 - 2 म्यू बाई 3। तो g इंटू 1 - 2 म्यू बाई 3, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, the force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval of 0 to 8 सेकेंड। एक फोर्स और टाइम में ग्राफ दे रखा है, फोर्स न्यूटन में है, टाइम सेकंड में, मतलब सब ऐसा यूनिट में है। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है। ठीक है, सिंपल सवाल है। हमको न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द एफ टी ग्राफ
फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब विद टाइम एक्सिस। तो एफ टी ग्राफ का अगर मैं टाइम के साथ अगर मैं एरिया ले लूँ तो वो हमको चेंज इन मोमेंटम सीधा सीधा दे देगा। तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ, बेस इज 2 सेकेंड्स, हाइट इज 6 न्यूटन, प्लस इसके लिए रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, हाइट कितनी हो गई इसकी, माइनस में 3 न्यूटन, और इसके विड्थ कितनी है 2 सेकेंड्स, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं, तो हाइट हो गई इसकी 3 न्यूटन, प्लस में विड्थ हो गई इसकी 4 सेकेंड्स। तो कितना आ गया हमारे पास, 6 माइनस 6 प्लस का 12, तो ओवरऑल 12 न्यूटन सेकेंड जो है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा। मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अ बलून विद मास एम इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए वेयर ए इज लेस देन जी। कि एक बलून है जिसका मास एम है, अब अगर इस पर नीचे क्या लग रहा होता, एम जी, केवल एम जी लग रहा होता तो इसका एक्सेलरेशन नीचे जी आता, बट सवाल ने बोला है कि इसका एक्सेलरेशन ए तो है नीचे बट वो जी से कम है, और ऐसा तो तभी हो सकता है जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन जी से कम आया है। पहले तो एफ निकाल के रख लेते हैं। तो नेट फोर्स नीचे है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो एम जी माइनस एफ बराबर रहा होगा एम ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एम ए, इतना फोर्स लग रहा था। अब क्या बोला, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। अब बोला कि इसमें से कुछ मास एक्स निकाल लिया, तब ये ए से ऊपर जाने लगा, तब नीचे वेट कितना लग रहा होगा, नया मास इंटू जी, बट ये ऊपर जा रहा है, एक्सलेट ऊपर हो रहा है, मतलब पक्का अब भी वो फोर्स अभी भी लग रहा है, बट अब नेट फोर्स ऊपर हो गया होगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी ऊपर है। तो एफ माइनस दिस बराबर दिस। अब हमको क्या फाइंड करना, एक्स। तो पहले तो ये क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, एफ को एलिमिनेट करते हैं, दोनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 + 2 से एफ से एफ कैंसिल, तो स्मॉल एम जी माइनस एम माइनस एम जी बराबर, इधर ये ऐड हो जाएगा तो एम ए प्लस एम माइनस एक्स ए। पूरी इक्वेशन में केवल ए वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एम जी माइनस एम जी प्लस जी एक्स बराबर एम ए प्लस एम ए माइनस एक्स ए, ये कैंसिल, तो ये आ गया जी एक्स इक्वल टू 2ma माइनस ए एक्स, एक्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो x इंटू जी प्लस ए बराबर 2ma, तो x की वैल्यू आ गई 2ma अपॉन जी प्लस ए, मतलब इतना मास हमने वहाँ से रिमूव किया होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या, 2ma अपॉन जी प्लस ए, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन of inclination angle theta is perfectly smooth while the lower half is rough। सवाल ने क्या कहा है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका ऊपर वाला हाफ पोर्शन तो स्मूथ है और रिमेनिंग जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है L/2 वो यहाँ पे रफ है, यहाँ म्यू रहा होगा। फिर क्या पूछा है, अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन will again comes to rest at the bottom if the coefficient of the friction between the block and the lower half of the plane is mu की वैल्यू पूछी है। क्या बोला, यहाँ से हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया तो यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 थी और अगेन यहाँ आके फिर से वेलोसिटी 0 हो गई, तो म्यू कितना रहा होगा। तो देखो ऊपर वाले पोर्शन पे तो हमारे पास केवल एम जी साइन थीटा लग रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो ड्राइविंग फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा, तो ये स्लाइड करेगा नीचे जी साइन थीटा से, जिसकी वजह से बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी कुछ v। तो पहले तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो v थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, v² बराबर u² प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट L/2। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, क्या इसको रेस्ट पे आना है, तो v वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी घटानी है, मतलब नेट एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए। तो हो क्या रहा होगा, जब ये यहाँ कहीं होगा तो एम जी साइन थीटा तो नीचे लगेगा और इसकी वेलोसिटी नीचे, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है,
अब बात आती है कि एक्सेलरेशन नेट किधर मानूँ, ऊपर मानूँ या नीचे मानूँ। तो वेलोसिटी को v से 0 करना है तो डेफिनेटली रिटार्डेशन देना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में ऊपर रहा होगा। कितना रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन को ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो रिटार्डेशन देने के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा रहा होगा, मतलब म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, इतना फोर्स आएगा जिसको मास से डिवाइड करने के बाद इतना रिटार्डेशन मिल जाएगा। क्लियर। अब अगले हाफ पार्ट के लिए बात करें तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन मिला है तो 2a की वैल्यू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू चला हुआ डिस्प्लेसमेंट एल। क्लियर है। हमको म्यू फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन से वी स्क्वायर की वैल्यू को कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से वी स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आने वाली वी स्क्वायर की वैल्यू के बराबर रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से वी स्क्वायर आ रहा है 2g साइन थीटा l/2। सेकंड इक्वेशन से वी स्क्वायर आ रहा है 2 म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू l/2। l/2 से l/2 कैंसिल, दोनों में से g कॉमन आके इधर कैंसिल। ठीक है, 2 भी कैंसिल। तो साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन इधर आके ऐड हो जाएगा। 2 साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा, तो म्यू की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ टेन थीटा, मतलब म्यू जो है वो 2 टेन थीटा रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 ब्लॉक्स विद मास m, 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ये हमको सिस्टम दे रखा है एज शोन इन द फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m। अब जब हमने कैपिटल इस स्मॉल m पे F फोर्स लगाया, द मासेज मूव अपवर्ड विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड v। अब स्पीड कॉन्स्टेंट और डायरेक्शन भी ऊपर है, मतलब वेलोसिटी ही कॉन्स्टेंट हो गई, डायरेक्शन भी फिक्स और मैग्नीट्यूड भी फिक्स। और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होने का मतलब एक्सीलरेशन 0 होना, मतलब नेट फोर्स 0 होना। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ द मास 2m। 2m पे नेट फोर्स कितना होगा जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो m पे भी नेट फोर्स 0, 2m पे भी नेट फोर्स 0, 3m पे भी नेट फोर्स 0। तो ठीक है, तो 2m पे नेट फोर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। टेंशन नहीं पूछा है इसने, नेट फोर्स पूछा है ना, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जरा। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सारी कहानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है, मतलब ग्रेविटी का यहाँ पे रोल नहीं आने वाला है ना। द अदर पार्ट ऑफ मास 1 kg, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास 1 kg मूव्स विद स्पीड 12, सेकेंड पार्ट ऑफ द मास 2 kg मूव्स विद 8 स्पीड। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स मास हमारे पास कितना होगा। ठीक है, क्या बोला है कि हमारे पास एक 3 पार्ट्स का क्या था, हमारे पास एक रॉक थी जिसमें एक का मास 1, दूसरे का 2, तीसरे का कितना था हमारे पास मास पूछा है। ठीक है, ये शुरुआत में एट रेस्ट था, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। अब जब बम एक्सप्लोजन होते तो एक्सटर्नली तो कोई फोर्स लगा नहीं। ठीक है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होगा, इस पे F1 इधर, इस पे F2 इधर, इस पे F3 इधर, तो तीनों का वेक्टर सम 0 होगा, क्योंकि केवल इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हुआ है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, 2 ऑफ देम गोज ऑफ एट राइट एंगल्स। ठीक है, 2 उसमें से कितने पर जाते हैं, 90 डिग्री पर। पहला जो पार्ट है 1 kg का वो गया 12 से इधर, मैं मान लेता हूँ वाई कैप में गया। दूसरा वाला जो है वो हमारे पास 2 kg का वो गया परपेंडिकुलर में 8 पर, मैं मान लेता हूँ उसकी वेलोसिटी जे कैप रही होगी। इफ द थर्ड पार्ट्स फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, देन इट्स मास इज। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है उसका मास जो मेरे को नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ उसका मास है m0। उसकी वेलोसिटी किधर गई होगी, तो देखो नेट मोमेंटम को अब भी 0 कराना है। एक इधर गया, एक इधर गया, तो दूसरा नेट मोमेंटम को 0 कराने के लिए इधर कहीं गया होगा। और ये कितने से गया है, 4 मीटर पर सेकेंड से, और हमसे पूछा है कि m0 कितना होगा। ठीक है, निकालते ज़रा मास। तो मैं मोमेंटम कंजर्व करा दूँ, क्योंकि पूरे सिस्टम पे जब नेट फोर्स 0 तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे एक्स में कंजर्व कराइए चाहे वाई में कंजर्व कराइए। क्लियर। तो ये एंगल मान लो यहाँ से थीटा है, तो 4 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस आई कैप में, इधर आ जाएगा 4 sin थीटा माइनस जे कैप में। तो पहले एक्स में कंजर्व कराते हैं, पहले पूरे सिस्टम का 0 था। ठीक है इनिशियली, तो बाद में भी 0 होना चाहिए।
2 वाले का तो ऊपर ऑलरेडी 8 जे कैप में के में है ही नहीं। इस एम नॉट का कितना हो जाएगा माइनस में एम नॉट इंटू 4 कॉस थीटा आई कैप, और 1 वाले का कितना 1 इंटू 12 आई कैप। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 4 एम नॉट कॉस थीटा बराबर 12, मतलब एम नॉट कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई एम नॉट और थीटा में। ठीक है, इसका ज़रा वाई में भी मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो पहले वाई में 0 तो बाद में भी 0 होगा। 2 kg का कितना है हमारे पास 2 इंटू 8 जे कैप। 1 kg का कितना है वाई में 0। एम नॉट का कितना है माइनस वाई में है तो एम नॉट इंटू 4 साइन थीटा। तो यहाँ से 4 एम नॉट साइन थीटा की वैल्यू आ गई 16। तो एम नॉट साइन थीटा कितना आ गया यहाँ से 4। एम नॉट और साइन थीटा में दूसरी इक्वेशन। हमको क्या फाइंड करना है, हमको हम एम नॉट पूछा हुआ है तो यहाँ से पहले तो दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा निकाल लेते। थीटा भी अगर पूछता तो इक्वेशन 2/1 कर दिया जाए तो LHS में एम नॉट कैंसिल, साइन अपन कॉस 10 बन जाएगा। दिस इज 4/3। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 होती है हमारे पास 53 पर। ये थीटा किसी भी इक्वेशन में रख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम नॉट। तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ एम नॉट कॉस 53 होता है हमारे पास 3/5। तो एम नॉट की वैल्यू आ गई 5 kg, मतलब जो तीसरा टुकड़ा उसका मास कितना रहा होगा 5 kg। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है हमारे पास उनको उसके लिए अपन डिस्कस करेंगे हमारे अगले पार्ट, इसके पार्ट 3 में, और उसी के साथ ही एनएलएम चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।